नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए पैडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी 20 पैडागोजी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न पे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा अधिगम यानी कि लर्निंग को अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट करेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका वो है बाह्य कारक यानी कि जो एक्सटर्नल रीजन है वो, या फिर विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, या लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको हमेशा पैडागोजी में कोशिश करना कि सबसे बेस्ट ऑप्शंस को आप चुन सको। तो देखिए सबसे पहले जब आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि मिलेगी तभी आप करोगे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। आप लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, है ना, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो मैथ के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने 2 पन्ने का मैथ्स बनाया, है ना, और लास्ट में अगर आंसर आ गया आपका, जो वही आंसर सेम मिल गया आंसर की में, तो देखना जो खुशी मिलेगी ना, वो किसी के मिलने से, अपने रिश्तेदारों से मिलने से, या फिर फेवरेट फूड खाने से उतनी ही खुशी आपको मिलती है। तो यही है, जब आप अंदर से व्यक्तिगत संतुष्टि आपको मिलेगी तो आप क्या करोगे और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो आई होप कि मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन को अच्छे से डील करके समझाया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा इंफेसिस किस पे इन्होंने दिया है, सामाजिक पे, वंशानुगत पे, मानसिक पे, या शारीरिक पे। तो देखिए सिंपल सी बात है, वाइगोस्की जहां पे भी दिखेगा, देखो आपको ना जोड़ी बनानी है। आपके माइंड में कुछ कुछ चीजें वर्ड प्ले आप कर लो, मोनोमिक्स बोलते हैं उसे। जहां भी वाइगोस्की दिखे उसके साथ आप सामाजिकरण यानी कि सोशलिज्म को ऐड कर दो हमेशा। अब जैसे देखो, जैसे बोलते हो ना, विराट के साथ आपको क्या याद आता है, क्रिकेट याद आता है। उसी तरह से जय के साथ किसकी जोड़ी याद आती है, वीरू की। तो उसी तरह से वाइगोस्की के साथ किसका जोड़ी आएगा, बिल्कुल सामाजिकरण यानी सोशलिज्म की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सामाजिकरण। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग देखना चाहता हूं कि किन कौन लोग जो है, ZPD का फुल फॉर्म आपको पता है, और ZPD जो है यही वाइगोस्की के थ्योरी में से मैं आपके सामने रख रहा हूं ZPD को। तो फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा ZPD क्या है और इससे रिलेटेड क्या बातें वाइगोस्की ने कही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के किसी बच्चे का जो स्कोर है वह 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो देखिए आप लोगों को मैंने पिछले दिन क्वेश्चन कराया था, IQ का फॉर्मूला क्या होता है। IQ इज इक्वल टू होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज, यानी कि, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही फॉर्मूला है IQ का। तो देखिए सबसे पहले आपको IQ यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है 75, और मेंटल एज बच्चे का नहीं पता है, वही आपको बताना है। तो मेंटल एज को यहाँ पे आप क्या करोगे, मेंटल एज को ऐसे ही रहने दे दोगे, और यहाँ पे उसकी जो क्रॉनिकल यानी कि जो एक्चुअल एज है वो क्या है, 16 है, इंटू 100। अब देखो MA इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये डिवाइड में है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में। यानी कि MA को अगर आप लोग साफ साफ लिखना चाहो, मैं इसे मिटा देता हूँ और अगले पेज में लिखता हूँ। देखिए अब आपको जो है मेंटल एज इक्वल टू क्या लिखना होगा, उस तरफ 75 था सॉरी, और 100 क्या होगा, उधर से जाके ये जाएगा डिवाइड में, और जो 16 यहाँ पे डिवाइड में था वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 25 3 जा 24 जा, और 4 1 जा 4, और 16 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी कि कितना आया, 12 आया। यानी कि बच्चा क्या है, कमजोर है। 16 साल के उम्र में उसके एज क्या है, 12 वर्ष की ही है, यानी कि राइट आंसर तो 4 जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और अगर ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में नहीं आता है तो पेन पेपर में कर लो, और एक बार और वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे देख करके आप इस चीज को समझ सकते हो। और
थोड़ा सा मैं अपना खुद का प्रमोशन कर लूँ, 2 पैसे मैं भी बना लूँ। देखिए, अगर आपको EMRS के नोट्स चाहिए कंप्यूटर पेपर पार्ट ए के लिए, सीधी सीधी बात है, पार्ट ए के लिए अगर आपको कोई भी नोटिस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए होगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे फॉलो कर लो @imithunsingh पे, वहाँ पे भी बातचीत हो सकती है इंस्टा पे, या फिर आप मेल करोगे तो अपना मोबाइल नंबर जरूर आप ड्रॉप कर दें ताकि आपसे कॉन्टैक्ट बनाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, लेकिन EMRS का पेपर आज तक हुआ नहीं है, तो DSSB के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो मैं आपको DSSB, KB, NB के सारे पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और टोटल 50 रुपए में आपको मैं बता दूं 70 के अप्रॉक्स आपको मैं पेपर दे दूंगा। तो आप जल्दी से जाके मेल कर लो। कहां पे मेल करना है आपको? yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो तो iMithunSingh पे फॉलो कर लो, वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बातचीत हो सकती है। चलिए, मैंने 3 क्वेश्चन को समझाया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? देखिए, यहां पे सबसे पहली बात जो है ना, जो भी बात होगी वो स्कूल बेस्ड होगी। आधारित छूट गया है, बट आप समझ लो, जो भी बात होगी वो स्कूल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है वो राइट है या रॉन्ग है, ये आपको डिसाइड करना है। तो पहला देखिए, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक। तो देखो, जो जहां भी आपको जो देखो बाधक दिखे, ऑब्स्टेकल दिखे, नेगेटिविटी दिखे, कट करो, बिल्कुल आगे बढ़ो। जहां भी ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे, इन्हें आप एलिमिनेट करो, काटने की कोशिश करो। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करता है। देखो, जहां पे भी बचने की बात हो, है ना, कि टीचर बच जाए, कोई बहाना बना के, काटना है उसे आपको। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। डेफिनेटली बच्चे के साथ आप ज्यादा घुलो मिलोगे तभी आप चीजों को जान पाओगे। निदान मतलब क्या? रेमेडियल, यानी कि कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है सारे बच्चों के साथ, तो उसे आपको अकेले में, जो थोड़े सा 2 पीरियड के बीच टाइम होता है या फिर लंच के टाइम में थोड़ा सा अकेले से बता देना है, तो उसे बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं है, नेगेटिव चीज को ही आपको आंसर लाके रखना है। बच्चे कई तरह से सीख सकते हैं, डेफिनेटली बच्चे सीखेंगे, ये तो सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये देखो नेगेटिव इंपैक्ट वाला है, नेगेटिव ही चाहिए था आपको ना, तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। डेफिनेटली बच्चे देखना आपसे 1000 तरह के प्रश्न पूछेंगे। पापा कितने, एक्चुअली आप पापा बन गए हो या फिर चाचा हो या मामा हो, कुछ तो हो गए आप, तो देखना आपके जो छोटे बच्चे हैं वो जरूर पूछते होंगे कि चाचा जी बताओ आसमान में ये कितने तारे हैं। अलग अलग ढंग के क्वेश्चन पूछते होंगे। वो पूछेगा कि बाइक कैसे चलता है, हम लोग साइकिल उतना तेज क्यों नहीं चलता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर पहले से ही ऐसी बातें बिल्ड होती है कि वो ईगर होते हैं, यानी कि कुछ भी जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये तो सही है, बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। डेफिनेटली तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपको नेगेटिव चुनना था, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, कि बच्चा सिर्फ क्लास में सीखता है, वो घर पे भी सीखता है, समाज में दूसरे बच्चों को कुछ खेलते कूदते देख के भी सीख सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब देखो, मैं आपको बता दूं सूक्ष्म गतिक कौशल का क्या मतलब होता है, और जो डिफिकल्ट होता है, कठिन गतिक कौशल। देखो, सबसे पहली बात, आप चलना दौड़ना बच्चा जो है तुरंत सीख जाता है, तुरंत नहीं, टाइम टू टाइम तो वो सीख ही जाता है। वो पहले घसकना सीखता है, देन वो खड़े होने सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, एंड देन फिर वो दौड़ना सीख जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल आसान काम है ना। लेकिन जो सूक्ष्म गतिक कौशल है, यानी कि बच्चे को पेंसिल पकड़वाना बहुत डिफिकल्ट है, उससे क लिखवाना बहुत डिफिकल्ट है, उससे ए लिख, तो देखना शुरू में बच्चे को अगर दो, आप जिसने दो यानी कि गंदा करने दो, उसे स्क्रम्बलिंग कहते हैं। और जब आप प्ले स्कूल जाओगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को, जब आप प्ले स्कूल जाओगे तो देखना बच्चे से पहले पेंसिल पे या पैर वहां पे ब्लैक बोर्ड पे चीसने के लिए बोला जाता है कि आप जाके कुछ भी लिख दो, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दो। तो ये आपको जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कहां दिखेगा? देखो, लिखना में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कमेंट करके जरूर बताएं ये क्लास आपको कैसा लगा। डेफिनेटली योर एप्रिशिएशन
थोड़ी सी जो है हम लोगों को पुशअप करता है, ताकि और भी वीडियो आप लोगों के सामने इसी तरह से प्रोवाइड की जा सके। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने पहले ही पूछ रखा था। बिल्कुल, अल्फ्रेड बिने, इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अब चार्ल्स डार्विन के संबंध में अगर कोई कमेंट करके बता दे तो बड़ा प्यार आएगा मुझे उस पर, तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले बात, ये क्वेश्चन आ गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बताया जाता है कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलो। कोई बच्चा अगर देख नहीं सकता है, कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा पिछड़े वर्ग से आता है, कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई बच्चा एवरेज है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, सारे लोगों को एक क्लास में ही बैठाना है, सारे लोगों के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी की वकालत करता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे विशेष स्कूल में भेजने वाली बात को क्या करोगे? कट करोगे। अन्य छात्रों से दूर रखोगे? बिल्कुल नहीं। आप उसे मिलना जुलना सिखाओगे और सारे बच्चों को प्रेरित करोगे कि आप इससे वेलकम कीजिए। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन बिल्कुल नहीं। एडमिशन टेस्ट नहीं लेना है। प्राइवेट स्कूल लेते हैं, कोचिंग संस्थान लेती है, ये है उल्लू। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। डेफिनेटली देखो, बच्चे तो बेवकूफ़ होते ही हैं। एक्चुअली मैं ऐसा तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बच्चे के अंदर नादानी होती है। वो जो किसी को लंगड़ा बोल देंगे, किसी को अंधा बोल देंगे, गूंगा बोल देंगे, इससे क्या होगा? दूसरा बच्चा हर्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा? सारे गार्जियन को बुलाना होगा कि आप बच्चे को क्या करें, थोड़ा सा सेंसिबल बनाएं, उन्हें समझाएं कि ये गलत है। आपके बोलने से वो नहीं समझेगा, माँ बाप के बोलने से भी उनके ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दो शिक्षार्थी यानी कि जो शिक्षक बनने वाले हैं, भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? तो देखिए, दोनों समान रूप से कौन सी गलतियां कर सकते हैं? तो ये होगा विकासात्मक, है ना। विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट, आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? वो गलत कर सकते हैं। अदरवाइज अति सामान्यकरण वो आराम से कर लेंगे, सरलीकरण तो कर ही लेंगे। तो ये आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ध्यान देना है आपको, नहीं पे नेगेटिव वाले चीज को चुनना है। संगति का आवश्यकता, देखिए आप लोगों ने सुना ही होगा, बच्चे पीयर ग्रुप में बहुत ज्यादा सीखते हैं, है ना, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं वो, तो संगति का तो प्रभाव पड़ेगा ही उसके ऊपर। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, डेफिनेटली आप बच्चे को बोल दोगे वेरी गुड, या बच्चे के ऊपर मैं देखना, मैं तो पढ़ाता हूं तो इवन मैं 10 और 12 वाले बच्चे के अंदर भी ये स्माइली बना देता हूं, अगर उसने सही बनाया तो वो भी खुश हो जाता है। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो वेरी गुड नोटबुक में लिखा जाता था, तो मैं काउंट करता था पूरे नोटबुक को खत्म होने के बाद, तो कितने मुझे वेरी गुड मिले। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग भी ऐसा करते थे क्या कि वेरी गुड को आपने काउंट किया कि कितने वेरी गुड मुझे मिले हैं? तो ये तो दोनों सही हो गया। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, जी हाँ, ये भी होता है। आपको जो है थोड़ी सी इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। आपको चोट लग गया तो माँ आपको ऐसे दुलार करके वो दरवाजे को पीट देती है, तो वो थोड़ा सा प्यार तो चाहिए ही। तो ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको करेक्ट नहीं होगा वही चाहिए था, तो आंसर हमारा 4 के साथ जाएगा। देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, तो ये क्या है? आप जब सुसु पॉटी करते हो तो ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन इसका 4 क्या है? इनकरेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट ही चुनना था, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं अंत में, सबसे पहले जिनको भी नोट्स चाहिए CDP के मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो EMRS के, तो आपको DSSB KBS NBS के पेपर मिल जाएंगे। ईमेल कीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।